थोड़ा देखें। हाँ, थोड़ा सा हम बात बताते हैं। जैसे हम लोग पॉलिटी में देखे थे कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाग में बात करें, भाग एक। भाग एक क्या है? भाग एक क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इस पर हमने काफी चर्चा किया था और विस्तार से समझाया भी था। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल कहाँ से कहाँ पे लिया गया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कहा गया है बताएं? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। जब याद नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को बताया गया है। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक है। भाग अनुच्छेद 2, 3, 4 ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। चलिए भाग 1 हम बता दिए। भाग 2 में किसकी बात की गई है? भाग 2 नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान, और यह आर्टिकल कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल की बात किया गया है भाग 2 में। इसमें कौन से व्यक्ति को नागरिक कहा जाएगा, यानी भारत का नागरिक होने के लिए हम आधार बताएं, किस किस आधार पर भारत के नागरिक को कहा जाएगा कि वो भारत का नागरिक। कहने का मतलब देखा जाए तो वो भारत के नागरिक होने के लिए जन्म से, वंश परंपरा के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा, इन सभी आधारों पर संसद को अगर लगता है कि इसे भारत का नागरिक कहा जाता है या कहा जाए, तब उसे नागरिक भारत का माना जाएगा या नागरिकता देने का प्रावधान संसद को है। तो संसद डिसाइड करती है, संसद के पास यह अधिकार है किसी भी व्यक्ति के नागरिकता को छीन सकती है। और उसके आधार को हमने बताया, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जैसे राष्ट्र, हमारा देश जो है उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अगर हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के द्वारा शत्रु देश के साथ मिलकर के किसी प्रकार का, ठीक है, षड्यंत्र रचा जाता है या उसके साथ शामिल होते हैं, तो भारत सरकार यानी संसद उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। यानी कि वह, ठीक है, नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता देने का प्रावधान भी संसद के पास है और उसे छीनने का भी अधिकार संसद को है, ठीक है। तो भाग 2 में हमें नागरिकता पर विस्तार से चर्चा किया हुआ था और बताया था, एक एक आर्टिकल्स को बताया था। जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत का संविधान जब निर्माण हुआ था तो उससे पहले भी लोग भारत में आकर के रहते थे, तो उन व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भारत का, जब ये संविधान लागू होता है उसके उपरांत भारत में आते हैं, तो उन व्यक्तियों के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया है, यानी उन्हें भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो देश की आजादी से पहले ही, देश की आजादी से पहले ही वह किसी अन्य देश में जाकर रहने लगे और वहीं पर बस गए, तो वहां से आने के बाद भी वह चाहते हैं कि भारत का नागरिकता उन्हें मिले। तो भारत सरकार उनके लिए क्राइटेरिया तय किया हुआ है, जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने संसद मिलकर के बनाती है, अगर उसे फुलफिल करते हैं तो उन्हें भी ठीक है नागरिकता दिया जाएगा। यह बात भाग 2 में हमने बताया हुआ था। फिर हम आगे बात करें भाग 3, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाग 3 जिसे कहा जाता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अगर हम कहें भाग 3 को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है या मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है?
मूल अधिकार में राज्यों का गठन नहीं, मूल अधिकार का मतलब है यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। अगर अधिकार नहीं होते तो हम किसी भी प्रकार के कार्य को कर पाने में असमर्थ होते। यह अधिकार ही है कि हमें, यह अधिकार क्या करता है कि हमें पशुओं से मानव बनाता है। अगर ये अधिकार नहीं होते तो हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को करने में असक्षम होते। तो इसीलिए मूल अधिकार मूल इसलिए हो जाता है कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। समझ आ गया? यानी कि मूल अधिकार भाग 3 में, यानी फंडामेंटल राइट भाग 3 में बात किया गया। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ठीक है, इन 22 भागों का अपना अपना अलग महत्व है और सभी भागों में, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंगों का अलग अलग महत्व है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं उन भागों का अपना अलग अलग महत्व और अस्तित्व है। जैसे भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, भाग 4 में राज्यों को एक निर्देश दिया गया है कि आप इस निर्देश के तहत अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए इस प्रकार का प्रावधान और नियम और विनियम बनाएं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, उसे सारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। तो वह राज्यों को निर्देश दिया गया है, वो भाग 4 में बात की गई है कि वह भाग 4 जो राज्यों को यह बताता है कि राज्यों का यह कर्तव्य का बोध दिलाता है और यह संविधान से इसको शक्ति मिलती है। संविधान से शक्ति किसको मिलती है? संविधान से शक्ति जितने भी प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो अधिकारों की बात किया जाए, चाहे वो राज्यों को किसी प्रकार का निर्देश दिया जाए, सारे प्रावधान संविधान में वर्णित हैं। यानी कि उसी में बात की गई है कि आपको किस आधार पर, चाहे वो व्यक्ति हो तो व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है संविधान कि आप इस दायरे तक या इससे बाहर आप नहीं जा सकते। उतना ही लिमिटेशन राज्यों पर भी लगाया गया है। राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि आप अपने नागरिकों के हित के लिए ऐसा काम करें, ऐसा नियम बनाएं, ऐसा विधि बनाएं जिससे लोगों के विकास में जो सहायक होता है वह अवरोध न हो, यानी कि किसी प्रकार का, ठीक है, बाधा उत्पन्न न हो। यह प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। और हम बताएं जो भारतीय संविधान है वो बहुत सारे अलग अलग तमाम, जैसे कहेंगे, कहीं देखा जाए फ्रांस के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान, फिर देखा जाए अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, फिर कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान। इसका मतलब क्या है, औचित्य क्या है? उस समय जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने एक कल्पना किया था कि हमारे देश का ऐसा संविधान होगा जो अन्य देशों के संविधान से इतर हो, मतलब उनसे भिन्न हो। और यहाँ पर संविधान, इसलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है यह एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब क्या है, भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। दस्तावेज और ये जीवंत, इसका क्या अर्थ है? इसका आशय हम लगाते हैं जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, जैसे जैसे समय बदलेगा, ठीक उसी अनुरूप भारतीय संविधान में परिवर्तन किया जा सकेगा और वह परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। जैसे अगर जब संविधान निर्माताओं ने अपने देश का संविधान बनाया तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और भी थी, और आज देखा जाए वर्तमान में देखा जाए तो संविधान
अगर पिछले उन समय के आधार पर संविधान को लागू करना हो तो कहीं न कहीं हमारा संविधान उस नियमों के आधार पर कहीं न कहीं विफल माना जाएगा। संविधान निर्माताओं ने यह कहा और इस प्रकार का विचार किया कि जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे देश का संविधान नहीं बदलना चाहिए बार बार, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत सुधार के साथ उसे पुनः लागू कर दिया जाए। अब कहें सर संविधान पहले ही की तरह है, नहीं, तो देखेंगे तमाम प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि यह एक बिल लाया गया, इसमें संशोधन किया गया और संशोधन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज के तो दौर में परिस्थितियां कुछ और है। इस आधार पर थोड़ा उसमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के साथ पुनः अपने संविधान में लागू कर दिया जाता है, जिससे लोगों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं और लोग यानी कि भारत के लोग आराम से जीवन निर्वहन कर सकते हैं। तो जितना अधिकार नागरिकों को दिया गया है उतना ही अधिकार राज्यों को भी दिया गया है, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे व्यक्ति के अधिकार हो। सारे अधिकारों की बात, सारी कर्तव्यों की बात भारतीय संविधान में दिया गया है कि आप इस आधार पर ठीक है कार्य करें, सभी को निर्देशित करता है भारतीय संविधान। तो जीवंत दस्तावेज, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, हमने कहा परिस्थितियां जैसे बदलेंगी भारत का संविधान भी वैसे बदलता रहेगा। तो भाग 3 में मूल अधिकार, सबसे पहले हम बात करें मूल अधिकार की बात किया गया तो 1215 ईस्वी में कहां पर, पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो मूल अधिकारों की बात कहां किया गया है, सबसे पहले 1215 ईस्वी में, और वह स्टार्ट होता है ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन सबसे पहले क्या कह सकते हैं, चाहे वो औद्योगिक नीति हो या किसी प्रकार की पॉलिसी में वह सर्वदा आगे रहे हैं। तो इस आधार पर वहां के लोग भी क्या होंगे, कहीं न कहीं अपने अधिकारों की मांग के लिए प्रशासन से गुहार लगाएंगे, बार रखेंगे। तो वहां के नागरिक सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए जागृत हुए और सरकार से अपने अधिकारों की मांग करने लगे। तो 1215 ईस्वी में सबसे पहले अधिकारों की बात की गई है। फिर देखा जाए अधिकार शुरुआत होता है वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन में, यही धीरे धीरे आगे बढ़ करके देखा जाए फ्रांस में, अमेरिका में, उसके बाद भारत में आता है। हम बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां ऐसी थी कि हम पूरी तरह से अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं थे और हम अपने अधिकारों के लिए सरकार से या कह सकते हैं उस समय तो जो शासन था उससे हम अपनी मांग को नहीं रख सकते थे। लेकिन जब पूरे देश में या पूरे वैश्विक स्तर पर लोग जागृत होते हैं तो वहां के संविधान में लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने की बात की गई है और धीरे धीरे यह वैश्विक स्तर पर फैल गया। तो देखा जाए हमारे देश का जो अधिकार है यानी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार की बात की गई है वह प्रेरित है अमेरिकी संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से भारत का मूल अधिकार प्रेरित है। तो भाग 3 में कहां से कहां तक आर्टिकल की बात की गई है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की गई है। अब भारतीय संविधान में हमने बताया भी था कितने प्रकार के अधिकारों को बताया गया है। सबसे पहले जब भारत का संविधान बना तो उस समय संविधान निर्माताओं ने कितने प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित किया, बताएं। जब भारत का संविधान बना तो संविधान बनाने में भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को कितने प्रकार से बांटा गया? कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं?
जब भारत का संविधान बना तो उस समय 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार। कौन कौन से मूल अधिकार थे? ध्यान दें, मूल अधिकार मूल क्यों है, ये सारी बात हमने बताया भी, समझाया था। तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। तो यहाँ देखिए कितने प्रकार के मूल अधिकार, तो हम कहेंगे वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो कहेंगे सर एक कहा गया? हाँ, एक को समाप्त कर दिया गया है और वह था एक अधिकार जिसे संपत्ति का अधिकार करती है, वह मूल अधिकार न होकर के एक अब उसे विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। और वह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? वह हुआ है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो अब 7 प्रकार के मूल अधिकार थे कौन कौन से? देखिए, पहला अधिकार यानी 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, 7 प्रकार के मूल अधिकार। अब 7 प्रकार के मूल अधिकार में देखें, पहला अधिकार जिसे कहा जाता है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, इक्विटी और इक्वलिटी। ठीक है, हम कहेंगे समता या समानता का, यानी कि इक्वल ला, ये है हमारा अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। हाँ, अभी बता रहे हैं, सब बताए थे, एक बार फिर आपको रिकॉल कराते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद शिक्षा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृत का अधिकार, संस्कृत का को सुरक्षित करने के लिए अधिकार। ठीक है, छठा जो अधिकार था जिसे हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को हटा करके पहले यह मूल अधिकार था, इसे अब हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह जो छठवां संपत्ति का अधिकार है, इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? द्वारा समाप्त करके, यानी समाप्त कर दिया गया, या द्वारा समाप्त करके इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार दे दिया गया। विधिक अधिकार, बात समझ में आ गया? बना दिया गया। इसका मतलब यह है, अब हम अगर कहेंगे सर ये विधिक अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है, अगर बात किया जाए, ये जो विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है, सरकार अलग अलग लोगों के लिए कानून बनाती है, चाहे वो व्यक्ति हो,
चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो किसी प्रकार के देखा जाए संपत्ति से रिलेटेड हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लोगों के रहने के लिए, ठीक है, आने जाने के लिए सरकार क्या करती है, नियम बनाती है। उस नियमों के आधार पर लोगों को रहना और उसको पालन करना होता है। तो सरकार का जो गाइडलाइंस होता है, सरकार जो नियम बनाती है, उसके आधार पर जो कार्य किया जाता है, यानी कि संसद के द्वारा भी, लेकिन उसे हम संवैधानिक नहीं कहेंगे। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में वर्णित है, जो संविधान में बात की गई है, उसे हम संवैधानिक। देखिए, अब इसी मुद्दे पर थोड़ा सा हम दो शब्द को डिफाइन करेंगे। एक होता है संवैधानिक, क्या होता है, और एक होता है जिसको बोलते हैं गैर संवैधानिक। क्या होते हैं, गैर संवैधानिक। और या इसी को हम बोले विधिक अधिकार। क्या, विधिक। इसका मतलब ये है कि दोनों में शब्द में अर्थ क्या है। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में उल्लेख हो, जिस बातों का संविधान में उल्लेख है उन्हें संवैधानिक कहा गया, और जिन बातों को संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया उन्हें गैर संवैधानिक या विधिक कहा गया। संसद बाद में किसी भी कानून को विधिक से संवैधानिक का दर्जा प्रदान करा सकती है, संविधान संशोधन करके। लेकिन संवैधानिक का मतलब संविधान, अब देखिए, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब यह क्या हो गया है, मूल रूप से यह मूल अधिकार ना होकर के अब ये विधिक अधिकार हो गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए, समता या समानता का अधिकार कहा जाता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, यानी कि आर्टिकल की बात करें 14 से लेकर के 18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद हम देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 और 23 से लेकर के शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार जो था, जिसे पहले हम अनुच्छेद 31 में पढ़ते थे, अब उसे समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। निरसित का मतलब है निकाल दिया गया है। और संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत माना जाता है और इसे रखा गया है। तो अब समता या समानता का क्या अधिकार है। अब हम 14 से लेकर 18 तक की बात करें, अनुच्छेद 14 में क्या क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, 16 में क्या कहा गया है, 17 में क्या कहा गया है, 18 में। बस एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने समता या समानता के अधिकार को पूरी तरह से, यानी एक एक आर्टिकल्स को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है और समझाया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार किसे, इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। चलिए, कोई आइडिया, आप पढ़ चुके हैं समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ये आर्टिकल याद होना चाहिए। कूद करके किसी भी एग्जामिनेशन में दे सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है। जब यह आर्टिकल नहीं याद होंगे तो आप एक प्रश्न गलत कर बैठेंगे। और ये बात हम बताएं, भाग 3 जो है हर एक एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 1, भाग 2, हाँ 22,
बिल्कुल ऑप्शन में रहेगा, कूट करके प्रश्न दे सकता है। अब एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्नों को बना रहा है, सबसे पहले जब आप एक एक आर्टिकल्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी और क्वेश्चन को आप सही से कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम कहें समानता या समता का अधिकार, ये क्या दिखा रहा है? समता या समानता का अधिकार का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई अधिकार हो सभी व्यक्तियों के लिए लागू हो एक जैसा। तो हम समता या समानता का अधिकार इसमें देखा जाए विधि के तहत, यानी कि समता या समानता का अधिकार अगर देखें अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि का समान संरक्षण, ठीक है, यानी विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण की बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कानून जो होगा, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह सारे विधि और कानून जो होंगे सभी लोगों के लिए क्या होंगे, एक समान होंगे, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होंगे। इसका मतलब है चाहे वह व्यक्ति वह निम्न वर्ग से या निम्न स्तर से आता हो, चाहे वह व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में अपने आप में उसका अपना अलग पहचान हो, यानी कि वह उच्च पद या प्रतिष्ठा या उच्च स्तर या हैसियत से रखता हो, उसके लिए भी वही प्रावधान है जितना कि वह छोटे या निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। कहने का आशय क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो अपराध करता है उसे उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि चाहे वो छोटा व्यक्ति करता हो या चाहे बड़ा व्यक्ति। छोटे का मतलब छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज में आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वह पिछड़े हैं, मतलब उसका उत्थान नहीं है, शैक्षणिक रूप से उनका उत्थान नहीं है, उन लोगों की बात करते हैं। यानी विधि की समक्ष समता, यानी कि कानून ऐसा है जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है और एक प्रकार से लागू होगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद में कुछ लोगों को छूट दिया गया है। जैसे कहा गया कि भारत के संविधान में जो नियम कानून होंगे, जो विधि होगा, उसी आधार पर लोगों को दंडित किया जाएगा, या फिर जो कानून बने हैं उन्हीं आधार पर सबके ऊपर लागू होगा। लेकिन कुछ लोगों को संविधान ने विशेष छूट प्रदान किया है, और लोग कौन कौन से हैं? इसके तहत कहा गया अगर राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति महोदय हो गए, उसके बाद संसद के सदस्य हो गए, या राज्यों के विधानमंडल के सदस्य हो गए, अगर यह लोग किसी भी प्रकार से इनको भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लेकिन अगर इन्हें या यह किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होते हैं तो उन्हें छूट प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? छूट प्रदान। इसका मतलब है अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय ने अपने पद पर रहने के दौरान किसी भी प्रकार का आपराधिक मामले में पाए जाते हैं तो उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है, यानी कि न्यायालय में किसी भी प्रकार से, ठीक है, उन्हें दंडित करने का प्रावधान नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को क्या है? छूट है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार से निर्णय दे सकते हैं,
ऐसा नहीं है, जिसे गलत है उसे या सही साबित कर सकते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इन कानूनों से क्या प्राप्त है, छूट प्राप्त है, कानून से छूट प्राप्त है। जैसे अगर कोई संसद का सदस्य है, संसद का कोई सदस्य है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जांच पाया गया, तो इन्हें पता चला कि इन्होंने घोटाला किया हुआ है, पता चला कि इन्होंने आपराधिक मामलों में मर्डर या किसी प्रकार का, ठीक है, संलिप्तता पाई गई है, तो इनको एक छूट दिया गया है। जब सेशन चलता है, संसद का सत्र चलता है, उस दौरान इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बैठे हैं, तो भी इन्हें उनके पद पर रहने के दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी। समझ में आ गया? तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन्हें अपने कर्तव्यों के द्वारा किसी प्रकार का अपराध हो जाता है, तो इन्हें न्यायालय में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी लोग, अगर इनको पहले सूचना दिया जाता है, 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को। उसके बाद अगर विधायक हैं, सांसद हैं, यह लोग अगर कोई ऐसे मामलों में इन्हें अपराधी माना गया या इनकी संलिप्तता होती है, उन्हें भी छूट प्रदान किया गया है कि 60 दिन पहले, सेशन से पहले कुछ समय दिया गया है, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं इस विधि का तो उल्लंघन है, इस कानून का क्या है, उल्लंघन है। कहा गया है कि सभी के लिए कानून बराबर है, लेकिन यह कानून एक तरह से देखा जाए उन लोगों के ऊपर क्या करता है, इन्हें बचाने का प्रावधान कर देता है। तो अनुच्छेद 14 में किसकी बात किया गया है, विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण की बात। फिर देखें अनुच्छेद 15 क्या कहता है, आए भाई, अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, वर्ग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, नहीं किया जाएगा। मूल अधिकार ध्यान से देखें और समझें, जो मूल अधिकार दिया गया है, किसको दिया गया है, मूल अधिकार किसको दिया गया है, मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया है। किसके विरुद्ध, राज्यों के विरुद्ध, राज्यों से मांगा जा रहा है अधिकार, तो एक तरह से राज्य के विरुद्ध है। राज्य देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नागरिक लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यह अधिकार जो है, मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में सख्त निर्देश दिया गया है, लेकिन इनके स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थानों पर भेदभाव किया जा सकता है। इन आधारों को छोड़ करके अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, और अगर वो भेदभाव किया जाता है
तो वह भेदभाव सकारात्मक होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब क्या है, कुछ भारत में ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे समुदाय हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। तो सरकार सरकार क्या करती है? इन लोगों के लिए, इनके सामाजिक उत्थान के लिए कुछ अलग से नियम बनाती है और उन नियम के आधार पर इन्हें छूट देती है, जिससे इनका विकास हो पाता है। तो आप इस आधार पर सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि यह इन्होंने आपके लिए या आपके समुदाय के विरोध में यह अधिकार इन समुदाय को दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार भेदभाव करेगी। भेदभाव करने का अर्थ है कि वह भेदभाव ऐसे लोगों के लिए करेगी जिनका विकास रुका हुआ है, जो पिछड़े हैं, उन्हीं के लिए यह प्रावधान कर सकती है। तो देखिए, धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले क्या था? आप इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस लिंग, महिला है, पुरुष है, भेदभाव होता था। जितना अधिकार पुरुषों को प्राप्त था उतना अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं है। जितना उच्च वर्ग की जातियों के प्रावधान थे, अधिकार थे, उतना निम्न वर्ग की जातियों के प्रावधान नहीं थे। हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई आपस में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, उस पे आधार पर भेदभाव होता रहा। लेकिन भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में रहने वाले उन सभी धार्मिक समुदायों के लिए हर प्रकार से कानून सबके लिए एक समान है। सबके लिए क्या है? एक समान है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म को हो, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को मानने वाला है और सभी धर्मों का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। यह सरकार को या संविधान ने, ठीक है, सरकार को यह निर्देश दिया हुआ है। बात समझ आ गया? तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव होगा किस आधार पर? इस आधार पर। लेकिन भेदभाव किया जा सकता है आर्थिक आधार पर, भेदभाव किया जा सकता है सामाजिक आधार पर, भेदभाव किया जा सकता है, इस आधार पर भेदभाव हो सकता है। अगर इस आधार पर भेदभाव नहीं होता तो सरकार कुछ लोगों, यानी बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। उन योजनाओं में उन व्यक्तियों को पैसा देती है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है या उन योजनाओं का लाभ पहुंचाती है जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है, या ऐसे लोग हैं जो अपना डेली का जीवन निर्वाह नहीं कर पाती हैं। तो क्या करती है? राशन व्यवस्था, राशन देखते हैं ना, पीडीएस सिस्टम जो चलता है भारत में देखा जाए, ठीक है, सामाजिक स्तर पर उनका खाने पीने के लिए भी नहीं है कि नहीं है? आर्थिक रूप से पैसे, धन और योजनाओं का लाभ दे करके उन व्यक्तियों के जो विकास में सहायक होते हैं, उनको करने के लिए सरकार क्या होती है? आगे आती है और करती है। तो हमने क्या कहा कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में बात की गई है इस आधार पर, ठीक है। तो यह मूल अधिकार, और एक बात और हमने क्या कहा है कि जो अधिकार है, मूल अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त हैं? राज्यों के खिलाफ हैं। किसको मिला है? नागरिकों को मिला हुआ है। अगर कभी भी इन अधिकारों के ऊपर या इन अधिकारों के लिए सरकार इसमें कमी उत्पन्न करती है, क्या करती है? कमी उत्पन्न करती है या इसे समाप्त करती है, तुरंत इसकी रक्षा करने के लिए गार्जियन बैठा हुआ है। वह गार्जियन हमारा कौन है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? यानी सुप्रीम कोर्ट
का दरवाजा तुरंत हम खटखटा सकते हैं अगर हमारे अधिकार क्या होते हैं, छीने जाते हैं या कम किए जाते हैं। तो इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमारे पास एक गार्जियन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, यानी केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पर भी देखा जाए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बैठा हुआ है। बस अंतर क्या है, अंतर ये है जब हम न्यायालय पढ़ाएंगे यानी कि न्यायपालिका जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट की क्या भूमिका है और जिला स्तर पर जो जिला न्यायालय है इनकी क्या भूमिका है। केंद्रीय स्तर पर बताएंगे किन किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है, किन किन मुद्दों पर उच्च न्यायालयों का हस्तक्षेप होता है। इस सारी बात हम जब न्यायपालिका वाले सिस्टम में चलेंगे तो बताएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा आप यहाँ पर मोटी मोटा जाने कि अगर किसी भी प्रकार का मूल अधिकारों में कमी उत्पन्न होती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसकी सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन के तौर पर हमारे पास उपलब्ध है। बात समझ आ गया। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 16, किसकी बात, अनुच्छेद 16, इसमें भी कहा गया है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की, इसका मतलब है लोक नियोजन का मतलब क्या है, हम सरकारी नौकरियों की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, लोक नियोजन में सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में जाने के लिए न तो धर्म, न तो जाति, न तो लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। लोक नियोजन यानी कि हम सरकारी नौकरियों में हमें क्या समानता प्रदान किया गया है कि हम किसी भी धर्म के हों हमें नौकरियों में छूट दी जाएगी। मतलब हम अगर योग्य हैं, ऐसा नहीं है हम योग्य नहीं है और हम कहते हैं हम जाकर के सेना में शासन करना चाहते हैं, बड़े पद पर बैठना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी योग्यता है, हम योग्यता के आधार पर सेना के जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं तो हमें क्या किया जाएगा, सेना में अधिकारी बनाया जा सकता है, सेना में जो भी है उसके आधार पर हमें वहां पर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास योग्यता ना हो और हम कहें हमें इसके लिए इस पोस्ट पर बैठाया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धर्म, यहाँ भी किसी प्रकार का कि धर्म के आधार पर आप सेना में नहीं जा सकते, जाति, इस जात के हैं आप सेना, मतलब किसी भी नौकरी में हम इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त है सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, भारत का नागरिक है, उसे यहाँ पर अवसर एक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखें अनुच्छेद 15 के पार्ट हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15 सब लिखवाए भी हैं। लेकिन एक बार हम बता दें, अभी हम बात कर रहे हैं समता समानता का अधिकार, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 देख लें, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत, ये क्या है, यह शब्द क्या है जिसको हम कहते हैं छुआछूत, क्या कहते हैं, यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, छुआछूत का अंत होगा। यानी कि कोई भी इस भावना से नहीं कह सकता है कि आप इस जात के हैं, इस धर्म से हैं, ठीक है, फिर इस समुदाय से हैं, जन्म आपका यहाँ हुआ, इस आधार पर लोगों को, ठीक है, छुआछूत से क्या किया गया है, मतलब यह भारतीय संविधान में कहा गया, इसका कोई भी औचित्य नहीं है, इसका प्रावधान नहीं है कि अगर
इसके आधार पर कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी कहता है या उससे भेदभाव करता है तो क्या करेगा सरकार, यानी संसद कानून बना करके उन्हें दंडित करने का प्रावधान करेगा। यानी दंड देने का प्रावधान तो न्यायपालिका का है, लेकिन जैसा संसद कानून बनाती है दंड, वैसे ही न्यायपालिका देती है। बात समझा क्या? तो अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। किसका अंत होगा भाई? यह क्या मुद्दा है? उपाधियों का अंत होगा। किसे छोड़कर? दो दो मुद्दों पर, सेना और शिक्षा। यानी कि सेना और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं दोनों में उपाधियां दी जाएंगी। इन्हीं दोनों में उपाधियां दी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी टाइटल अगर लगा करके घूमते हैं तो सरकार सख्ती से नियंत्रण। हाँ, जैसे अगर हम सेना कहते हैं, कहते हैं ना कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो सेना के लिए आगे हम अपने, लेकिन हम अपने नाम के आगे हम कहेंगे ठाकुर प्रसाद नरेश, यहाँ मतलब टाइटल बना करके, या हम किसी जाति को इंडिकेट करते लिखते हैं, टाइटल बनाकर घूमते हैं, तो इन मुद्दों पर क्या होगा? सरकार का तुरंत एक्शन होगा। हम सेना और शिक्षा को छोड़ करके, देखिए बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम अपनी उपाधि लगा सकते हैं, हम अपना टाइटल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त है। सेना के लिए यह छूट प्रावधान है, छूट प्रदान किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हमें कोई भी टाइटल दिया जाता है या अपने नाम के आगे लिखते हैं तो वहां पर सख्ती से रोका जाएगा। मतलब हम लगा ही नहीं सकते। उपाधियां दो चीजों पर मिलेगा, शिक्षा और सेना के लिए। बाकी और कोई उपाधियां हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते, हम कोई उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकते। बात समझ आ गया? तो मुद्दा यह है कि अगर हम कोई उपाधियां लगाते हैं तो इन्हीं दो चीजों का उपाधि लगा सकते हैं, बाकी और अपना टाइटल हम लगा नहीं सकते। तो आज हमारा उद्देश्य था कि मूल अधिकार मूल क्यों है, कितने प्रकार के मूल अधिकारों की बात किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा क्यों दिया गया है हम बताएंगे आगे क्लास में। थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार से संपत्ति को अधिकार, यानी मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, क्यों? वो थोड़ा कारण बताएंगे। कुछ केसेस हैं, उस केसेस पर चर्चा भी करेंगे, विस्तार से समझाएंगे। अभी तो हम एक ओवरव्यू दिए हैं कि समता या समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि इसके आधार पर हमें धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह सारे प्रावधान भारतीय संविधान में यानी भाग 3 में वर्णित किया गया है, दिया गया है। भाग 3 को कुछ लोगों का मानना है कि भाग 3 यह संविधान का मूल आत्मा या संविधान का आत्मा है। भाग 3 को कुछ दार्शनिकों ने क्या कहा है कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात की गई है, और यह अधिकार ही व्यक्ति को क्या करते हैं, समाज में इनका अपना अलग वर्चस्व और उत्थान बनाने में सहायक होते हैं। पूरा समझ आ गया? तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं, और हमारी क्लास यानी कि विधि देखा जाए कि क्या क्या है, समता या समानता का अधिकार हमने पढ़ा दिया है, पूरा लिखाया भी है। और अभी 15 1 2 3 4 15 के खंड
क्योंकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में खंड से प्रश्न पूछता है। वन लाइनर के प्रश्न बहुत कम होते हैं। 15 क्या है, 15 क्या है, 15 में क्या है, 16 उसके खंड है, 18 के भी यानी उपाधियों के हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे और उसके ठीक है बारे में लिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारी क्लास आज इतना होती है। आगे की क्लासेस जो होंगी हमारा समता समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार होगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में कहा गया है क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समझ में आ गया। 19 के कई खंड हैं, 6 खंड हैं, 6 खंड को हम पढ़ाएंगे और उससे ठीक है आने वाले क्वेश्चन को दिखाएंगे भी कहाँ प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो आगे क्लास हमारी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।